नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी से संबंधित सारे टॉपिक को चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट हो सकता है, चाहे आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, साथ ही साथ अगर आप एसएससी जीडी, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ कांस्टेबल, बीएसएफ ट्रेडमैन आदि जिनमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए यह आपके लिए वीडियो बेस्ट हो सकता है। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए वर्णमाला से संबंधित हम लोग पहले कुछ जानते हैं। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें ध्वनि आवृत्ति का सूचक जो कि प्लुत स्वर है। ध्वनि प्लुत स्वर क्या है? तो यह ध्वनि आवृत्ति का सूचक है। नेक्स्ट है, इसमें भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाक्य कहा जाता है। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, और वही वर्ण है जिसका व्यवस्थित क्रम जो होता है वह मिलकर वर्णमाला का निर्माण करता है। इसी तरह भाषा की सार्थक इकाई वाक्य हो गया। आइए अब हम लोग वर्ण और अक्षर में अंतर को जानेंगे। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? तो वर्ण जो होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ये सभी जो होता है वर्ण होता है। वर्ण जो होता है से यह अक्षर से मिलकर बना होता है, पर अक्षर वर्ण जो होता है से अक्षर से मिलकर बना होता है, और वर्ण को तोड़ने पर अक्षर का निर्माण होता है और अक्षर मिलकर वर्ण का निर्माण करता है। जैसे अक्षर हो गया, तो जैसे अक्षर क जो हुआ से वर्ण होता था। क वर्ण है जो आधा क यानी क हलन और अ पूरा अ, यह आधा क और अ से मिलकर क बनता है। इसी तरह क यह अक्षर हो गया। तो अक्षर जो होता है सो वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को जितना तोड़ दीजिएगा ना, तो तोड़ने के बाद जो सबसे छोटा रूप प्राप्त होता है वही अक्षर कहलाता है। और कई अक्षर को मिलाकर एक वर्ण का निर्माण होता है। जिसी तरह अगर ख जो होता है, तो ख का निर्माण जब होगा तो ख का निर्माण जो होता है आधा ख और अ से मिलकर ख का निर्माण होगा। इसी तरह अगर वर्णों का जो खंडन होता है उसको अक्षर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णों का खंडन को क्या कहते हैं, तो अक्षर कहा जाता है। अब आइए वर्णमाला को हम लोग देखते हैं। वर्णमाला जो होती है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बाकी वर्ण जो होता है उसका सार्थक समूह होना चाहिए। और वर्णमाला की कुल संख्या, हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या 52 होती है। वर्णमाला को स्वर और व्यंजन वर्ण में विभक्त किया गया है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब देखिए कि स्वर जो होता है कौन कौन सा टाइप होता है स्वर का। तो स्वर जो होता है, स्वर का 3 भाग होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसी तरह व्यंजन की संख्या जो टोटल 33 है, इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन शामिल होता है। टोटल वर्ण 52 होता है। स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33। स्वर वर्ण के 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन आती है। अब देखिए जो स्वर है, तो स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। जिसे मात्रा के आधार पर स्वर का उच्चारण। तो मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जिसमें अल्प मात्रा में हवा यानी श्वास मुंह से निकलता है, उस ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना श्वास निकलता है, यानी दोगुना समय भी लगता है। अल्प ह्रस्व स्वर के उच्चारण में
कम समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में उससे 2 गुना समय लगता है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। अब जैसे ह्रस्व स्वर है, इसकी संख्या 4 होती है। अ, हर्षई, हर्षऊ और री, जो कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें 4 ह्रस्व स्वर होगा, 7 दीर्घ स्वर होता है। 7 दीर्घ स्वर में होता है, जिसमें आ, दीर्घई और दीर्घऊ, ये जो कि मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। मूल दीर्घ स्वर, टोटल दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल दीर्घ स्वर जो होती है इसकी संख्या 7 होती है। इसमें से 3 जो होता है से मूल दीर्घ स्वर होता है, और बाकी 4 जो हुआ यह संयुक्त दीर्घ स्वर होती है। संयुक्त दीर्घ स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ और औ आती है। ह्रस्व स्वर अ, हर्षई, हर्षऊ और री। इसी तरह दीर्घ स्वर के 7 संख्या 7 होती है। इसमें से मूल दीर्घ स्वर 3 होती है, आ, दीर्घई, दीर्घऊ और ए, ऐ, ओ, औ, ए जो कि संयुक्त दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर जो कि हिंदी में इसका यूज बहुत कम ही होता है, ना की जगह पर होता है। यह केवल पढ़ने के लिए है, इसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछा जाएगा कि स्वर जो होता है जीभ के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में अग्र, मध्य और पश्च होता है। अग्र स्वर के अंतर्गत ई, ए, ऐ। जैसे देखिए, इस अग्र हो गया ई और ए और ऐ, ये जो कि अग्र स्वर होगा। मध्य स्वर अ जो होता है मध्य स्वर अ। अब जैसे देखिए आ, उ, हर्षऊ, दीर्घऊ, ओ और औ, ये जो कि पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसको सिंपल से आप याद रखिएगा। अ जो हो गया सो मध्य स्वर हो गया। अब अ जो होता है और ई जो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो अ और ई के मिलने से ए, अब अ और ए के मिलने से ऐ बनता है। इसी तरह आप देखिए कि इसका निर्माण जो हुआ है, यह जो कि अग्र स्वर के अंतर्गत आता है। इसी तरह आ, उ, दीर्घऊ और इसके साथ मिलकर जो इसका निर्माण हुआ है, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। जिसको आप लोग सिंपल से ध्यान रखिएगा, दोनों ई के साथ ए, ऐ अग्र स्वर के अंतर्गत आती है, अ मध्य स्वर के अंतर्गत आती है, और आ दोनों उ, ओ, औ पश्च स्वर के अंतर्गत आती है। यह जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में अग्र, मध्य और पश्च बांटा गया है। नेक्स्ट है, इसमें मुख खुलने के आधार पर स्वर का भेद होता है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के कुल 4 भेद होते हैं, जिसमें विपरीत, अर्ध विपरीत, समृत और अर्धसमृत स्वर आते हैं। विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, समृत स्वर और अर्धसमृत स्वर, जो कि मुख खुलने के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। विपरीत मतलब ओपन, यानी मुंह खुला। अर्ध विपरीत मतलब हाफ ओपन। इसी तरह समृत मने बंद, समृत मने बंद, विपरीत मने खुला। अर्धसमृत मने, अर्धसमृत जब रहे तो इसमें हाफ क्लोज यानी आधा बंद। अर्धसमृत में आधा बंद, समृत में पूरा बंद, विपरीत में पूरा खुला, अर्धविपरीत में आधा खुला, समृत में बंद, अर्धसमृत में हाफ क्लोज। अब अगर विपरीत कहे तो विपरीत माने ओपन, यानी पूरा मुंह खुल जाता है विपरीत स्वर में। यह मुंह खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। विपरीत स्वर में पूरा मुंह खुल जाता है, जैसे आ केवल होता है विपरीत स्वर के अंतर्गत आती है। विपरीत स्वर की संख्या 1 ही होती है। आ जो होता है विपरीत स्वर में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर पूछे अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत क्या होती है, तो अर्ध विपरीत स्वर में हाफ ओपन यानी कम, आधा मुंह खुले, आधा मुंह खुले, जिसमें अ, ए, जिसे अ हो गया, ऐ और औ, ये जो कि अर्ध विपरीत में आएगा, यानी ओपन खुला रहेगा, बाकी आधा खुला रहेगा। जैसे आ में हो गया पूरा खुल गया, तो अ में कम खुलेगा, ऐ और औ इसमें भी कम खुलता है। तो इसकी संख्या 3 होती है। अर्ध विपरीत की संख्या 3 होती है और विपरीत की संख्या 1 होती है। केवल विपरीत में अ आता है। अर्ध विपरीत की संख्या 3 होती है, इसमें आ नहीं अ आएगा, अ, ऐ और औ आता है। इसी तरह आप समृत देखेंगे। समृत स्वर होता है
समृद्ध स्वर जो होता है इसमें क्लोज रहता है, यानी मुख द्वार लगभग बंद सा हो। दोनों ई दोनों ऊ समृद्ध में आता है, समृद्ध मुंह बंद, ई ओ दोनों समृद्ध में आता है, यानी मुंह लगभग बंद होता है। अब असमृद्ध अगर पूछे तो इसमें हाफ क्लोज यानी आधा बंद होता है। मुंह जो होता है इसे आधा बंद होता है, जैसे लगभग आधा बंद होता है, जिसमें इसमें अब कौन बच गया तो ए और ओ जो होता है असमृद्ध होता है। तो चारों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मुख खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है, विवृत स्वर, अविवृत स्वर, समृद्ध स्वर, असमृद्ध स्वर। अब जैसे विवृत स्वर में होता है, विवृत मतलब खुला, यानी पूरा खुला रहेगा मुंह, इसकी संख्या 1 होती है। जैसे आ जो है विवृत हो गया। इसी तरह अर्धविवृत में होता है पूरा मुंह नहीं खुला होता है, आधा मुंह खुला होता है। अर्धविवृत स्वर होता है, इसमें आ नहीं अ के लिया जाएगा, यानी अ और ए और औ के लिया जाएगा, अ ए औ, जो कि अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। इसी तरह अगर समृद्ध स्वर, तीसरा जो हुआ समृद्ध स्वर हुआ, तो समृद्ध स्वर में होता है मुंह लगभग बंद होता है। समृद्ध स्वर में दोनों ई दोनों ऊ, ई ऊ जो ना समृद्ध स्वर में आता है। इसी तरह असमृद्ध स्वर में लगभग आधा मुंह बंद होता है। इसमें होता है, इसकी संख्या 2 ही होती है, असमृद्ध स्वर की संख्या 2 होती है। इसमें ए और ओ को शामिल किया गया है। इसी तरह ए आय जो कि हुआ अर्ध समृद्ध हुआ, ए हुआ असमृद्ध तो अय होगा अर्धविवृत। अगर इसी तरह ओ हो गया असमृद्ध तो औ हो गया अर्धविवृत। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा सारा स्वर को। अब ये नेक्स्ट है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो ओठ की स्थिति चौथा इसमें पढ़ना है, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन। तो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, आवृत मुखी, अवृत मुखी, आवृत मुखी, अवृत मुखी। आवृत मुखी में हो गया आ दोनों ई के साथ ए और अ, जो कि आवृत मुखी। अवृत मुखी में दोनों ऊ के साथ ओ औ, यानी ऊ ओ औ, जो कि वृत मुखी के अंतर्गत आती है। वृत मुखी की संख्या 4 है, आवृत मुखी की संख्या 7 हो जाएगी। आवृत मुखी की संख्या 7 नहीं, यहाँ पे 6 है, री को हटा दिया गया है। तो री जो है इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो आवृत मुखी की संख्या 4 और 6 हो गया आवृत मुखी की संख्या। दोनों ऊ के साथ ओ और औ वृत मुखी आ गया। आ दोनों ई के साथ ए और ए, जो कि आपको आवृत मुखी के अंतर्गत आएगा। इसको सिंपल से याद रखने के लिए आप लोग एक कंसेप्ट सुनिए। जैसे देखिए कि अ और ई मिलकर ए बनता है ना, यानी समझिए कि ये तीनों जब मिलने वाला बात हुआ, अ ई ए मिल के बना। इसी तरह आ ई, यानी समझ इस संयुक्त रूप में लगभग इसको मान लीजिए अ जोड़ ई से ए बनता है। तो इसके साथ यानी ए दोनों ई और आ, ये सब जो कि आवृत मुखी हुआ। और ऊ हुआ ऊ के अगर जिसके साथ संयुक्त निर्माण से ओ और औ का निर्माण होता है, तो इसीलिए दोनों ऊ ओ और औ जो कि वृत मुखी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आप लोग सिंपल से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 5वां जो है से नाक के आधार पर स्वर का विभाजन। नासिका के आधार पर स्वर को विभाजन 2 भागों में किया जाता है, जिसमें अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक में चंद्रबिंदी वाला आता है। अनुनासिक यानी अनुस्वार, जैसे अ के ऊपर चंद्रबिंदी, या के ऊपर चंद्रबिंदी, ई के ऊपर चंद्र, जितना भी चंद्रबिंदी लगेगा वो अनुस्वार के अंतर्गत आता है। अनुनासिक के अंतर्गत जितना भी चंद्रबिंदी नहीं लगेगा वह अनुनासिक के अंतर्गत आता है। तो नाक के आधार पर स्वर को 2 भागों में अनुनासिक और निर्नुनासिक बांटा गया है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा 2 और स्वर है, जिसको लगभग स्वर की गिनती से छांट दिया गया है। स्वर की संख्या कुल 11 ही होती है। बाकी ये अन और अह जो कि आता है, इसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह अगर पूछे कि इनमें से कौन सा है, तो अन और अ जो कि अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अन को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे स्वरों को सघोष ध्वनि कहते हैं। जितना भी सारे स्वर है वो सघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, सारे स्वर है यह सघोष के अंतर्गत आती है। अब देखिए स्वर को अन्य तरीका से भी वर्गीकरण किया जाता है। कुछ अन्य तरीका से स्वर को, जैसे कंठ, तालु, दंत, मूर्धा,
ओष्ठ इस तरह से विभाजन किया गया है। तो जिसे कंठ के अंतर्गत अ आ विसर्ग जो कि कंठ के अंतर्गत आता है। इसी तरह दोनों ई तालु। इसी तरह री है जो कि मूर्धा के अंतर्गत आता है। इसी तरह ओ और ओ जो कि कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है। और ए जो कि ए दय तो इसको कहा जाता है, यह कंठ तालु के अंतर्गत आता है। ओ और औ को ओ दो तो कहा जाता है, ए और ए को ए दैतो कहा जाता है। तो ए दैतो है जो कंठ तालु के अंतर्गत आती है, ओ दैतो है जो कि कंठोष्ठ के अंतर्गत आती है। आप लोग सिंपल सी याद रखिएगा। सिंपल सी याद रखने का एक तरीका और बता रहे हैं, ए और ओ औ को किस तरह से आप याद रखिएगा। तो जैसे देखिए ए का निर्माण किस तरह से होता है, तो अ और ई से, अ और ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। तो देखिए कि अ का निर्माण कंठ से हुआ है और ई का निर्माण तालु से हुआ है। इसी तरह इन दोनों के मिलने से ए का निर्माण जो हुआ है, तो कंठ और तालु यानी दोनों के मिलने से निर्माण हुआ है, इसलिए ए यानी ए दैतो का निर्माण कंठ तालु से हुआ है। इसी तरह अ का निर्माण जो कि कंठ से हुआ है और ओ का निर्माण ओठ से हुआ है। तो इसी तरह ओ का निर्माण कंठोष्ठ से हुआ है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों उ जो होता है इसका निर्माण ओष्ठ से होता है। उ यानी इसका निर्माण ओष्ठ से याद रखिएगा, दोनों उ का निर्माण ओष्ठ से होता है। तो स्वरों का वर्गीकरण आप लोग देख लिए। अब आइए व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। जिसे व्यंजन होता है, व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। आप लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन होता है। तो आइए इसका अब व्यंजनों का वर्गीकरण विस्तार से यहाँ बारी बारी से देखिए। विसर्ग के प्रकार में जैसे विसर्ग को विभाजन किया गया है, सबसे पहले आप देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ। यह किस तरह से विभाजित किया गया है, तो उसको आप लोग हम सूत्र के माध्यम से भी याद करने के लिए एक ट्रिक देंगे। जैसे देखिए कंठ में क वर्ग के साथ ह जो होता है विसर्ग में जो होता है, ऐसे कंठ वर्ग के साथ ह जो होता है विसर्ग के अंतर्गत आता है। व्यंजन का क वर्ग के साथ ह जो आता है यह कंठ में आता है। अब जिसे इसको सूत्र में याद करेंगे, जैसे कंठ में तो स्वर के भी कुछ आते हैं और व्यंजन के भी आते हैं, तो उसको किस तरह से याद रखिएगा। तो इसको याद रखने के लिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। जैसे आ, क वर्ग, ह, विसर्ग, ये सभी कंठ के अंतर्गत, कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह च वर्ग के साथ य और तलावी स जो कि तालु के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग के साथ य और तलावी स तालु के अंतर्गत आते हैं। इसको याद रखने के लिए सूत्र हम जो बनाए हैं इसमें इचु यसाना तालु, इचु यसाना तालु, इसको ध्यान रखिएगा। इचु यसाना तालु, ई से यानी दोनों ई, च वर्ग, य, तलावी स, ये सभी तालु के अंतर्गत आते हैं। दोनों ई यानी स्वर का दोनों ई होता है। व्यंजन का च वर्ग के साथ य और तलावी स, ये सभी तालु के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें थर्ड है मूर्धा, यानी ट वर्ग के साथ र और मूर्धनी स मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग के साथ र और मूर्धनी स मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। अब इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक को जैसे ऋतु रसा नाम मूर्धा, इसको याद रखिएगा। सूत्र है ऋतु रसा नाम मूर्धा। री यानी जिसे इसमें देखिए री से यानी र के साथ जो कि री स्वर के री, स्वर में जो स्वर की संख्या जो 11 होती है उसमें री जो है इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। री के साथ री यानी स्वर का री, ट वर्ग इसके साथ र और मूर्धनी स, इसका निर्माण जो कि मूर्धा से हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें है कि दंत यानी त वर्ग के साथ दंती स और ल और दंती स का निर्माण दंत से हुआ है। अब इसको याद रखने के लिए एक हमने ट्रिक बनाया है। ट्रिक बनाने से पहले हम आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जहाँ यहाँ पे देखिए आप य से स्टार्ट कीजिए, तो यह जो है से तालु के अंतर्गत, उसके बाद र आता है से मूर्धा के अंतर्गत, तालु मूर्धा, उसके बाद दंत आता है, तो दंत के साथ ल आता है। अब ल के साथ जैसे तीनों स हुआ, तो य के साथ तलावी स, र के साथ मूर्धनी स और ल के साथ दंती स को आप लोग जोड़ करके इस तरह से याद रखिएगा। और ह जो होता है कंठ के अंतर्गत आते हैं।
अब इसमें जो ट्रिक हम लोग दंत का जो ट्रिक देखेंगे, इसको लिरितु लसा नाम दंत, लिरितु लसा नाम दंत होता है। जैसे इसमें लिरी ल, त वर्ग, ल, दंती स, ये सभी जो कि दंत के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह ओष्ठ प वर्ग है जो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हम लोग एक सूत्र के अंतर्गत देखेंगे। इसका सूत्र हुआ उपुप ध्वनियाँ ओठो, उपुप ध्वनि यानी दोनों उ के साथ प वर्ग जो कि ओठ के अंतर्गत आती है। इसी तरह दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ जो कि व फ, व और फ जो कि दंतोष्ठ के अंतर्गत आती है। इसी तरह इसका ट्रिक दंतोष्ठ का हम लोग ट्रिक देखेंगे तो वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। तो यहाँ पे आप लोग स्पर्श व्यंजन, जो कि व्यंजन के 3 टाइप होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है। तो 25 के आप लोग यहाँ पे याद रख लिए। 25 को उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ हुआ। अब आगे नेक्स्ट हम लोग है इसमें अंतस्थ व्यंजन को देखेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन इसका टाइप जो होता है इसमें अंतस्थ व्यंजन भी शामिल है। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, य, र, ल, व जो कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह इसमें अर्ध स्वर, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है और ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। व्यंजन को भी, अंतस्थ व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो अंतस्थ व्यंजन का 3 भाग कौन कौन होता है? अर्ध स्वर, लुंठित व्यंजन और पार्श्विक कहा जाता है। तो अंतस्थ स्वर के अंतर्गत य और व अंतस्थ के अंतर्गत आता है। अंतस्थ में टोटल 4 य, व, य, र, ल, व आता है। तो शुरू वाला यानी य और व जो कि अंतस्थ में अर्ध स्वर के अंतर्गत आ गया। इसी तरह जो र है इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है और ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। देखिए आप लोग लुंठित से ल को नहीं लगा दीजिएगा। लुंठित जो है वह र है। लुंठित अगर कहे तो यह ल को नहीं आप लोग को करना है, लुंठित है से र को करना है और पार्श्विक के अंतर्गत ला आता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और थर्ड टाइप, आप लोग व्यंजन के 3 टाइप आप लोग को हम लोग शुरू में ही बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और स्पर्श व्यंजन होता है। तो स्पर्श व्यंजन को हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर देख लिए, अंतस्थ व्यंजन को भी देख लिए। अब आइए देखते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। तीनों स के साथ ह, तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स के साथ ह जो कि उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए उष्ण व्यंजन के अंतर्गत हम लोग उच्छित व्यंजन यानी द्विगुण व्यंजन, जिसका 2 गुण होता है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो उच्छित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन जिसका 2 गुण होता है, जैसे ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, यह दोनों जो कि उच्छित या द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह आगत या गृहीत ध्वनि, आगत और गृहीत ध्वनि का है। तो आगत के अंतर्गत जिसे क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ग, ज, फ, ये सभी आगत या गृहीत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, स के नीचे बिंदी होगा, क के नीचे बिंदी, ख के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी, ज के नीचे बिंदी और फ के नीचे बिंदी होता है। इसकी संख्या 5 होती है। आगत ध्वनि के अंतर्गत क, ख, ग, ज, फ यानी सब के नीचे बिंदी होता है, जो कि इसे आगत या गृहीत ध्वनि कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें स्पर्श ध्वनि। तो च वर्ग है, च वर्ग है, उसको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है? देखिए संघर्षी के अंतर्गत तीनों स के साथ ह तो देखिए लिए, बाकी च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श के अंतर्गत च आता है और संघर्षी के अंतर्गत यानी च वर्ग है इसको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 है। कैसे? संयुक्त स्वर की संख्या है ए, ऐ, ओ और औ, उसकी संख्या 4 थी। इसी तरह संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 है। छ, त्र, ज्ञ और एक स्र भी होता है, इसकी भी संख्या 4 होती है। तो छ का निर्माण क और मूर्धन्य स के साथ हुआ है, क और मूर्धन्य स के साथ छ। इसी तरह त्र, त और र के साथ, इसी तरह ज्ञ का ज और य से मिलकर निर्माण होता है। संयोगी छ के साथ क का निर्माण होकर जो कि छ का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है
वात्सर्य, वात्सर्य व्यंजन वात्सर्य के अंतर्गत र, ल, स और न, ये 4 है जो कि वात्सर्य के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिएगा। र, ल, दंती स और न, ये वात्सर्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अघोष। अघोष के अंतर्गत 1 2 के साथ तीनों स, 1 2 के साथ तीनों स अघोष के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें स लगा है अघोष में, स और सघोष में भी स लगा है। बाकी सघोष बाद के 3 होता है, सघोष 3 4 5 जो कि सघोष के साथ अंतस्थ और सारे स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह ह और उत्छित, उत्छित जो कि ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, ये सभी सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा अघोष के अंतर्गत 1 2 के साथ तीनों स आता है केवल, इसको ध्यान रखिएगा। और सघोष के अंतर्गत 3 4 5 यानी प्रथम तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण के साथ अंतस्थ यानी य र ल व के साथ सारे स्वर सघोष के साथ ह और उच्छित के ड और ढ आते हैं। अब है अल्परान और महापरान। अल्परान में कम मात्रा में श्वास निकलती है, महापरान में ज़्यादा निकलती है। अल्परान होता है से 1 3 और 5 प्रत्येक वर्ग के प्रथम तीसरा एवं 5वें वर्ण अल्परान के अंतर्गत आते हैं। अल्परान के साथ अंतस्थ यानी य र ल व जो कि अल्परान के ही अंतर्गत आते हैं। और ड के नीचे बिंदी जो होता है से अल्परान के अंतर्गत आते हैं। और ढ के नीचे बिंदी पूछे, ड और ढ जो कि आगत वर्ण है, तो इसमें ड जो होता है से अल्परान में, ड के नीचे बिंदी अल्परान के अंतर्गत आ जाती है और ढ के नीचे बिंदी महापरान के अंतर्गत आ जाती है। महापरान में 1 2 वर्ग के वर्ण के साथ तीनों स के साथ ह। महापरान में, महापरान उसमें सांस अधिक निकला तो इसमें उष्ण व्यंजन आ गया, पहला और दूसरा वर्ण आ गया और उसके साथ ढ के नीचे बिंदी आ गया। अल्परान के साथ पहला तीसरा पांचवा वर्ण के साथ अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व के साथ ड के नीचे बिंदी यानी आगत व्यंजन के अंतर्गत जो ड के नीचे बिंदी आती है यह अल्परान में आती है। अब एक है जिसको कहा जाता है स्वतंत्र मुखी। स्वतंत्र मुखी यानी काकल्य, ह जो होता है इसे स्वतंत्र मुखी के साथ साथ काकल्य भी कहा जाता है। काकल्य वर्ण ह को कहा जाता है, स्वतंत्र मुखी भी ह को कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।